इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोड प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इस बात का क्या मतलब है। यूटिलिटीज़ कॉरिडोर, यूटिलिटीज़ अंडरग्राउंड, यूटिलिटीज़ क्लैशेस, ये क्या चीज़ें होती हैं। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होगा, और अगर आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आए हैं और आप सर्विसेज को डील नहीं कर रहे, यूटिलिटीज़ को डील नहीं कर रहे, हो सकता है आप किसको डील कर रहे हैं, सिर्फ रोड के क्रॉस सेक्शंस को डील कर रहे हैं, और सर्विसेज के लिए कोई और आपकी कह लें कि दूसरी टीम के बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं सर्विसेज के ऊपर। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास यूटिलिटीज़ कॉरिडोर है ये किस चीज़ को कहते हैं। आपके रोड का एक आरओडब्ल्यू होता है। आरओडब्ल्यू से क्या मुराद है? राइट ऑफ वे। आपने कभी भी जब भी कोई मेन रोड के ऊपर अगर आपने कभी कोई गाड़ी ड्राइव की है या सफ़र किया तो आपने देखा होगा कि रोड की राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पे एक फेंस लगी होती है। वो राइट साइड फेंस से लेफ्ट साइड फेंस तक का जो एरिया है वो रोड की प्रॉपर्टी है। ROW, राइट ऑफ वे, वो रोड की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर मतलब कि कोई बंदा भी, मेन जो आपने हाईवेज देखे होंगे उनके अंदर तो कोई एंट्रेंस भी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। कहीं मेन अगर कोई आपके पास कोई जगह आ रही है, कोई मेन गेट है कोई भी जगह, वहाँ तो आपको एक्सेस मिलेगी, बाकायदा वो गेट होगा। उसके अंदर कोई भी दूसरी पार्टी जो है उसने अगर कुछ काम करना है या कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ भी करना है, तो उनको उस अथॉरिटी से, जो भी आपके पास अथॉरिटी होगी, अगर मैं यहाँ दुबई की बात करूँ तो जैसे RTA है, पाकिस्तान की बात करूँ तो जैसे NHA डिपार्टमेंट है, तो आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट से क्या लेना पड़ेगा? उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ कोई भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, हमें आपके कॉरिडोर के अंदर कुछ भी काम करना है, कोई मशीनरी मूवमेंट करनी है, कुछ भी, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से आपको उनसे लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप काम कर सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि ROW तो हो गया कि रोड की पूरी प्रॉपर्टी। फिर हमारा यूटिलिटी कॉरिडोर से क्या मुराद है? देखें, आपकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जहां आपके पास पेवमेंट पोर्शन है, जो रोड का पक्का पोर्शन है जिसके ऊपर आपकी गाड़ियां चल रही हैं, फिर आपके पास कोई साइड स्लोप होंगी थोड़ी या ज़्यादा, वट एवर, ठीक है। फिर उस पोर्शन से लेके, आपके साइड स्लोप के पोर्शन से लेके जहां तक आपके पास फेंस है, इस पोर्शन के अंदर डेडिकेट किया जाता है कुछ पोर्शन को, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जो हैं वो फ्लो करती हैं। अब अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं? सारी सर्विसेज। अगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं तो दो तरह की आप चीज़ें कह सकते हैं, वेट यूटिलिटीज़, ड्राई यूटिलिटीज़। अच्छा, अगर मैं वेट यूटिलिटी बोल रहा हूं तो आप अपने जहन में लेके आएँ कि वेट यूटिलिटी कौन सी हो सकती हैं। वो यूटिलिटीज़ जो कि आपको, वो लाइनें जो कि पानी से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल स्टाम की लाइन, सीवर की लाइन, वाटर पाइपलाइन, ड्रिंकिंग वाटर जो है, और इसके अलावा जो आपके पास ये होती है इरिगेशन की लाइन, ये दरख्तों को पानी वानी देने के लिए जो आपकी छोटी छोटी पाइपलाइन जा रही होती हैं, अगर उनकी मेन लाइन अंडरग्राउंड जा रही है तो ठीक है ना, मैं उसकी अंडरग्राउंड यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ। ये आपकी वेट होगी। ड्राई में कौन सी आएंगी? ड्राई के अंदर आपकी जितनी भी ये इलेक्ट्रिकल की जो केबल्स हैं, वो आपके 11 kV हो, 33 kV हो, 120 kV हो, 132 kV हो, कोई भी जो अंडरग्राउंड आपकी यूटिलिटीज़ जा रही हैं, वो आपकी इसी तरह से आपके पास टेलीकम्युनिकेशन की जो अंडरग्राउंड लाइन्स जा रही होंगी, स्ट्रीट लाइट्स जो अंडरग्राउंड जा रही होंगी, ये सारी क्या है आपकी? ये ड्राई यूटिलिटीज़ है। अच्छा, इन्हीं यूटिलिटीज़ को हम एक और भी नाम से जानते हैं, वो है सर्विसेज। सर्विसेज, अंडरग्राउंड सर्विसेज। आप अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो वो बोलेंगे हाँ जी, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना तो आपसे बोलेंगे आपने सर्विसेज पे काम किया, रोड की सर्विसेज पे काम किया, तो आप बोलेंगे जी वो क्या होता है। और अगर वही बंदा आपसे पूछ रहा होगा कि क्या आपने रोड की यूटिलिटीज़ पे काम किया, तो हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट, पहले वाले प्रोजेक्ट पे टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही थी? यूटिलिटीज़, UG यूटिलिटीज़, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, या जस्ट यूटिलिटीज़ कह रहे होंगे। किसी प्रोजेक्ट पे सर्विसेज बोलते हैं, किसी पे उसको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ बोलते हैं, या जस्ट खाली यूटिलिटीज़ बोलते हैं। तो ये तो आपकी वो होगी। अब आपने ऑब्ज़र्व किया या नहीं किया? अब ऑब्ज़र्व कीजिएगा, जब कभी आप जा रहे होंगे तो जो मेन यूटिलिटीज़ कॉरिडोर होते हैं, मेन यूटिलिटीज़ कॉरिडोर वो क्या होते हैं? एक तो आपके रोड के साइड्स पे मेन फेंस आ गई, ठीक है ना, दोनों साइडों पे। अब रोड की एक ही साइड के ऊपर, एक साइड पे क्या होती है आपकी, जो मेन रोड की ROW की फेंस है वो तो है ही है, उससे थोड़ा सा अंदर 5 मीटर 10 मीटर अंदर डबल फेंस एक और चल रही होती है। डबल फेंस मतलब कि एक फेंस उसको 2-4 मीटर छोड़ के, 5 मीटर छोड़ के एक फेंस जा रही है, फिर एक और फेंस जा रही है। उस फेंस के अंदर अंदर आपकी यूटिलिटीज फ्लो कर रही है। और ये जो फैशन है, ये जो स्टाइल है, ये हर जगह पे नहीं होता। यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप UAE में हैं, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जब फुजेरा की तरफ जाते हैं शारजा से,
तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी पूरी की पूरी जो जगह है वहाँ डबल आपको जो फेंसेस हैं आपकी राइट हैंड साइड पे वो नज़र आएंगी। मैं यहाँ के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह के अगर आपने कोई कहीं और अपने रीजन में, जहाँ कहीं भी आप हैं जो सुन रहे हैं मुझे, आप अपने रीजन में देखेंगे तो जो आउटर आपकी फेंसेस होती हैं वो रोड की ROW को शो कर रही होती है। फिर राइट साइड के ही ऊपर अगर आपको डबल फेंस, बार्ड फेंस अगर नज़र आ रही होगी तो उसके अंदर आपकी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज जो है वो फ्लो कर रही होती हैं। हमें क्या, हम पहचान सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपकी वो डबल फेंस नहीं आ रही, ROW तो है लेकिन उसके अलावा कुछ और नहीं है, मतलब डबल फेंस नहीं है, जो भी आपकी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज फ्लो कर रही होती है ना, तो उसके ऊपर रूट मार्कर्स लगे होते हैं। अगर आपकी कोई फॉर एग्जांपल 132 kV की अंडरग्राउंड लाइन जा रही है तो उसके ऊपर आपके यहाँ के, अगेन अगर आपको एग्जांपल दूँ तो क्या होगा, वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड करके एक पोल सा होगा छोटा सा, ठीक है, ज़मीन से अबव वो 1 मीटर अबव होगा, बाकी उसकी स्मॉल सी फाउंडेशन और खुद पाइप ज़ेर ज़मीन होगा। वो कहाँ लगा होगा, वो एग्जैक्टली उस केबल के, बरिड केबल के, जो उसके नीचे बरिड है केबल, उसके ऊपर वो पोस्ट लगी हुई है, ठीक है ना। पोस्ट मार्कर उसको बोलते हैं, यूटिलिटी मार्कर्स भी उनको बोलते हैं, ठीक है। वो पोस्ट मार्कर लगी होगी और उनके जो कलर स्कीमा होता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल येलो वाइट येलो वाइट येलो वाइट है तो ये किसको ज़ाहिर कर रहा होगा, 33 kV को। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर वो वाइट पट्टी है, फिर रेड पट्टी, वाइट पट्टी, रेड पट्टी, ऐसा है तो वो आपके 132 kV को जो है वो शो कर सकता है। मतलब कि कलर स्कीमा जो होता है हर कंट्री के अंदर, हर रीजन के अंदर इनके कलर स्कीमा होते हैं। कौन सा मार्कर पोस्ट है उसका कौन सा कलर होगा तो उसका क्या मतलब है। इसी तरीके से जो वाटर की लाइंस होती हैं उसके ऊपर भी, जैसे ये आपको हाथ नज़र आ रहा है, ऐसे चिपटी सी एक लोहे की पट्टी सी ज़मीन से बाहर आ रही होती है, उसके ऊपर लिखा भी होता है बाकायदा कि WL टायर जितना भी उसका होगा लिखा होगा। और जहाँ कहीं वो टर्निंग पॉइंट उसका आ रहा होगा तो उसके ऊपर ऐसे छोटा सा वो लगा होगा, स्टिकर सा छोटा सा लगा होगा और उसके ऊपर ऐसे एंगल दिया होगा कि कितने एंगल पे यहाँ से लाइन टर्न कर रही है। और बहुत इजीली इस बात को समझें कि जहाँ कहीं भी आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा किसी भी यूटिलिटी का टर्निंग पॉइंट, तो उस टर्निंग पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली पोस्ट होगा और उससे थोड़ा सा फासले से 20 मीटर या 30 मीटर एक स्टैंडर्ड होता है कि इससे टर्निंग पॉइंट की इमीडिएट बात तो आपको देने देने रूट मार्कर। अदरवाइज क्या होता है कि जहाँ कहीं भी आपके पास को रोड को क्रॉस कर रही होगी ना यूटिलिटी, वैसे चलो मान लो कि आप कितना दे रहे हैं, 50-50 मीटर, 100 मीटर या 200 मीटर के बाद आप अपनी यूटिलिटी के जो मार्कर्स हैं वो दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी यूटिलिटी किसी रोड को क्रॉस कर रही है तो ये लॉ है, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये में भी थोड़ा बहुत चेंज होता हो, लेकिन लॉ है कि जहाँ भी रोड को कोई चीज़ क्रॉस कर रही है तो रोड के एजेस से 25 to 30 या 40 मीटर के अंदर आपको एक मार्कर मस्ट देना है, आपको एक मार्कर वहाँ मस्ट देना। उसके बाद जो आप दे रहे हो आप डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा सकते हो, अगेन कि कंट्री टू कंट्री इनके स्टैंडर्ड्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लेकिन जितनी भी अंडरग्राउंड आपकी यूटिलिटीज़ रहेंगी उनके ऊपर रोड जो मार्कर्स हैं वो लगे होंगे। ये तो अभी आपको आइडिया होगा कि जो भी यूटिलिटीज़ आपकी जा रही होंगी ऊपर मार्कर लगा होगा, नाम लिखा होगा, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जो मैंने अपने पिछले आपको सेशन में बताया था टोपोग्राफिक सर्वे के बारे में। अभी आप ज़रा सोचें कि आप फील्ड के अंदर चले गए या आपकी टीम, आपकी सर्वे टीम फील्ड के अंदर चलेगी, अगर आप एज एक्टिंग साइट इंजीनियर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं या साइट इंजीनियर सुपरवाइजर सर्वेयर के तौर पे आप सर्वेयर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको साइट के ऊपर इन जो पोस्ट हैं, यूटिलिटी पोस्ट हैं, इनको आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी होगी। रिस्पेक्ट से मुराद ये नहीं है कि आपने वहाँ जाकर उनको सल्यूट मारना, रिस्पेक्ट से मुराद ये है कि आपको किसी भी यूटिलिटी को मिस नहीं करना, किसी भी रूट मार्कर को मिस नहीं करना। उसके पास आपने अपना, अगर जीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो जीपीएस, अगर टोटल सेशन से अपना डाटा कैप्चर कर रहे हैं तो टोटल सेशन। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि हम टोपोग्राफिक सर्वे के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और किस इंस्ट्रूमेंट का क्या बेनिफिट है, किसका मतलब किसका ज़्यादा एडवांटेज है। नुकसान तो हर किसी का भी कोई नहीं है, मतलब एडवांटेज किनके ज़्यादा है। मतलब ड्रॉबैक्स थोड़े से होते हैं, जैसे जीपीएस क्या है तो बिल्डिंग के नज़दीक वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अभी कमिंग टू द पॉइंट, ये तो हो गया कि अगर आप साइट के ऊपर टोपोग्राफिक सर्वे करेंगे तो यही जो रूट मार्कर, यूटिलिटीज पोस्ट मार्कर की जो हम बात कर रहे हैं, आप इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने हर रूट मार्कर के ऊपर इनको पढ़ना है। इसी से तो आपको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में आपकी कौन सी यूटिलिटी फ्लो कर रही है। फिर आपको वाटर के जो बड़े बड़े चैम्बर आते हैं, उन चैम्बर के चारों कोनों को भी आप पढ़ते हैं। ऊपर कंक्रीट के बड़े बड़े आपको चैम्बर नजर आएंगे, ठीक है। और सम टाइम ऐसे होता है कि हमें उन चैम्बर्स के अंदर चल के उनके बॉटम पे जो इन्वर्ट लेवल्स हैं ये भी हमें लेने पड़ते हैं। जो मैन होल्स के स्टाम्प की लाइन जा रही है, सीवर की लाइन जा रही है, तो सम टाइम उनके अंदर जो लेवल्स होते हैं वो भी पढ़ना होता है कि कितना लेवल डाउन करके ये ला रहा है। मतलब इट डिपेंड्स
कि आप जो वहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपकी डिमांड क्या है, कि जस्ट आपने ऊपर से उनको शो करना है कि कहाँ कहाँ वो जा रही हैं, या कि आपने उनकी इन्वर्ट लेवल की डेप्थ को भी शो करना है। ठीक है, ये मतलब डिपेंड करता है। कमिंग टू द पॉइंट, आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि यूटिलिटीज़ क्लैशेस क्या होती हैं। ठीक है, यूटिलिटीज़ क्लैशेस को अगर आप वर्बली भी समझ लें, ठीक है, और प्रैक्टिकली तो आप जब करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे, आपको आइडिया हो ही जाएगा। लेकिन इसके लिए पहला कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज़रूरी है कि अगर आप यूटिलिटीज़ क्लैशेस को रिस्पेक्ट नहीं देते अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो यकीन रखें कि आप अपने, अगर सर्वेयर या सुपरवाइज़र के तौर पे, साइट इंजीनियर के तौर पे अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं और आपकी ये मिस्टेक है कि आपने प्रॉपर यूटिलिटीज़ को पिक क्यों नहीं किया, आपने प्रॉपर जगहों के ऊपर ट्रायल पिट्स क्यों नहीं लगवाई यूटिलिटीज़ के लेवल्स को नीचे से चेक करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर से कोई प्रपोज यूटिलिटी गुजर रही थी, क्लैशेस को कैसे आप चेक करेंगे? मतलब कि आपने बताना था ना। अच्छा, घूम घुमा के आप बोलेंगे मुझे तो डाटा मिला। अच्छा, गलती फिर किसके ऊपर आएगी? जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनके ऊपर गलती आएगी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों को सर्वे डाटा तो प्रॉपरली मिला था, लेकिन उनके अंदर इतने अहल लोग नहीं थे बैठे हुए कि जिन्होंने प्रॉपरली यूटिलिटी क्लैशेस का एनालिसिस नहीं किया। अब यूटिलिटी क्लैशेस को अगर मैं जस्ट क्लैशेस की बात करूँ तो होती क्या है कि आपके जो भी, जहाँ भी आपको नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो वहाँ देखें ज़ेर ज़मीन कुछ तो सर्विसेज जा रही है ना, स्टॉर्म जा रहा है, सीवर जा रहा है, इत्तसालात, टेलीकम्युनिकेशन आपकी जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की केबल्स आपकी जा रही हैं, नीचे से वाटर की लाइन्स जा रही हैं, कुछ तो अभी जा रही हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि आप ब्रिज का अगर फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, तो आपने किसी जगह के ऊपर तो उसकी पाइल कैप, जो उसकी फाउंडेशन होती है पियर्स की, जहाँ आपने अपने ब्रिज को खड़ा करना है, तो पियर्स की कॉलम्स की नीचे फुटिंग आपने बनानी है 5 मीटर बाय 7 मीटर, 5 मीटर बाय 5 मीटर, डिपेंड करता है मतलब कितना लोड है उसके ऊपर, कितना आपको उसकी डेप्थ में जाना है। कम अज़ कम आप ज़मीन से 2 मीटर 2.5 मीटर नीचे आपकी उस फुटिंग का टॉप होगा, और फिर फुटिंग इटसेल्फ कितनी होती है, 1.5 मीटर से 2 मीटर 3 मीटर, अगेन डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लोड कितना आ रहा है। वो आपकी ड्राइंग्स में, जो आपको शार्प ड्राइंग्स मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स मिलती है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि कितना इसको डीप हमने करना है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, मतलब एज अ साइट इंजीनियर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आपके पास डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स को देखे, ड्राफ्टिंग सेक्शन वालों ने या टेक्निकल डिपार्टमेंट ने उसकी ड्राइंग्स बनाई, फिर वो साइट के ऊपर पहुंची, साइट वालों ने उसके मुताबिक साइट पे काम कराना होता है। ठीक है ना, सर्वेयर्स ने भी उन्हीं इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो शार्प ड्राइंग्स मिली है, डिमार्केशन करनी है, लेवल्स देने हैं, मतलब कि ऊपर से सारी स्ट्रीम चलती भी आ रही है। अब मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि इमेजिन करें कि किसी जगह पे डिमार्केशन हो गई, अब पियर की वहाँ एक्सक्वेशन चालू होने लगी है। जब आप वहाँ एक्सक्वेशन करेंगे तो पता चला कि हमें इस जगह के ऊपर 4 मीटर नीचे जाना है, नेचुरल सरफेस से 4 मीटर नीचे जाना है। वहाँ चल के हमने अपना लीन डालना है। लीन डालने के बाद इसके ऊपर वो जाल बांधेंगे अपना पाइल कैप का या फाउंडेशन का, फिर उसके ऊपर 2 मीटर की वो पूरी की पूरी सॉलिड कंक्रीट होगी, फिर उसके ऊपर से पियर निकलेगा। ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है। आपने जब खुदाई की तो जैसे आपने 3 मीटर तक आपका बकट गया ना एक्सकेवेटर का, तो पता चला आपने एक बड़े डाई की 600 डाई की 900 डाई की वाटर पाइपलाइन को तोड़ दिया, और वहाँ मतलब शोर मच गया कि ये क्या हो गया, और आपकी कंपनी को एक अच्छा खासा हैंडसम सा फाइन मिला। ठीक है, तो कंपनी की बदनामी अलग, फाइन अलग, काम के अंदर जो डिलेज होते हैं वो अलग, और एडिशनल फिर जो भी उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनको एक साइड पर रखें। लेकिन एक प्रॉब्लम, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, हुई क्यों? ये प्रॉब्लम आपकी साइट के ऊपर क्रिएट हुई क्यों? क्योंकि आपने यूटिलिटीज़ क्लैशेस को पहले से चेक नहीं था किया कि अगर कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटी है तो वो मेरे पियर की फाउंडेशन के साथ क्लैश करेगी कि नहीं करेगी। इन एडवांस आपको चेक करना होता है कि जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ जा रही हैं हमारे पियर की फाउंडेशन, तो आपको पता चल गया ना, आपका प्रपोज प्लान आपके पास आ गया। आपको नहीं पता कि एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ को आपने सुपर इम्पोज करना होता है, और आप एक ड्राइंग बनाते हैं यूटिलिटी, पूरी कंबाइंड यूटिलिटी से आप ड्राइंग बनाएंगे, उसके ऊपर अपना प्रपोज प्लान फेंकेंगे, वो रोड है, वो ब्रिज है, वट। तो फिर आपको देखना, यही तो चीज़ें आपने इनिशियली देखनी होती हैं कि जो हमारी प्रपोज्ड यूटिलिटीज़ हैं वो एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ के अंदर से कहीं घुस के तो नहीं जा रही, उनको क्लैश तो नहीं कर रही, पहली चीज़। फिर दूसरा कि मान लें कि आपके पास यूटिलिटीज़ का काम ही नहीं है, स्ट्रक्चर का काम है, ठीक है ना, तो कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं है कि हमारा को पियर, हमारी कोई फाउंडेशन जब हम एक्सक्वेट करेंगे तो हम एग्जिस्टिंग यूटिलिटी को डैमेज कर देंगे? कैसे पता चलेगा आपको? अनटिल अनलेस कि आपने पहले से होमवर्क नहीं किया हो। होमवर्क से मेरी बात ये है कि जैसे आपको डाटा मिला, आपने एनालाइज किया, आपने देखा यहाँ यहाँ से चीज़ें गुजर रही हैं, यस हमें डाउट है, अगर आपको किसी जगह के ऊपर डाउट हो गया, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है कि
कि ये जो यूटिलिटी यहाँ से जा रही है, पता नहीं इसका प्रेजेंट कंडीशन में राइट नाउ ये किस लेवल के ऊपर फ्लो कर रही है। और अगर तो वो हर्डल क्रिएट कर रही है आपके उस कंस्ट्रक्शन एरिया में से गुजर रही है, तो फॉर श्योर आप उस पर क्या करेंगे, ट्रायल ट्रेंचेस लगा के उन यूटिलिटीज़ का जो इस वक्त साइट के ऊपर मौजूद हैं आज की हालत में, आप उनके टॉप लेवल्स को लेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रायल ट्रेंचेस। फॉर श्योर ट्रायल ट्रेंचेस के ऊपर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और उसमें अंदर मैं आपको स्केचेस भी दिखाऊंगा ट्रायल ट्रेंचेस के, बाकायदा प्लान, क्रॉस सेक्शन और साइड की पिक्चर्स भी मैं आपको उसी ट्रायल ट्रेंच वाले वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा इंशाल्लाह उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी कि आपको ट्रायल ट्रेंचेस मार के कंफर्म करना पड़ता है। मतलब ये यूटिलिटी की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि यूटिलिटीज़ हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट। आप उसके ऊपर इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकते। और सम टाइम जब हमें पता चले कि जो कुछ मर्जी कर लें वो यूटिलिटी डैमेज होनी है, हर हाल में होनी है, और आपका जो प्रपोज प्लान है जो आप काम करने जा रहे हो, अगर आप उसके अंदर वेरिएशन नहीं कर सकते, आप अपने, अगर मैं ब्रिज की बात करूँ तो आप अपने पीएस को आगे पीछे मूव नहीं अगर कर सकते, इन एनी केस नहीं अगर कर सकते डिज़ाइन की वजह से, या अगर आपके पास कोई भी ऐसी फाउंडेशन आ रही है, ठीक है, आपने को वहाँ कोई टावर, अगर आप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप टावर वहाँ रखना है आपने, तो उससे आगे पीछे आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ यूटिलिटी डैमेज हो रही है। अब ये एग्जांपल इस तरह से है कि आपका प्रपोज प्लान चेंज नहीं हो सकता। उस केस में क्या है, यूटिलिटी भी डैमेज हो रही है, अपनी इस यूटिलिटी को रीरूट करें, डाइवर्ट करें, उसको अपना काम करने से पहले उस यूटिलिटी को क्या करें, डाइवर्ट करें। डाइवर्ट इस तरीके से करें कि कल को जो आपका प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वो उससे फिर डैमेज नहीं हो। आपने उसका रूट चेंज किया, रूट चेंज करने के बाद उसको वहाँ दूसरे रूट पे चालू किया, अपनी कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट कर ली। इन सारी चीज़ों को हमें अपने पहले से ही एनालिसिस करके हम रखते हैं। हमारे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो देख के रखते हैं किस प्रोजेक्ट के अंदर हमें कितनी डाइवर्जन्स प्रपोज करनी पड़ेंगी। अगर रोड की कंस्ट्रक्शन के डाइवर्जन्स की बात कर लें या यूटिलिटी डाइवर्जन्स की बात कर लें, तो क्योंकि उन्होंने सारी एस्टिमेशन उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने डालनी होती है। कमिंग टू द पॉइंट अगेन कि यूटिलिटीज़ कॉरिडोर हमने डिस्कस कर लिया। यूटिलिटीज़ क्लैशेस क्या होती हैं, वो यूटिलिटीज़ आपस में भी क्लैश हो सकती हैं। आपस में क्या मतलब है कि जो पहले की आपकी एग्जिस्टिंग है वो, और अगर वहाँ आपको नई पाइपलाइन डाल रहे हैं, नई केबल की लाइन डाल रहे हैं, कुछ भी, और वो पुरानी वाले के साथ क्लैश कर रही है कहीं, अगर ऐसा केस हो रहा हो तो पहली इंटेंशन तो ये होती है कि जो आप प्रपोज यूटिलिटी वहाँ लेके आ रहे हो ना, उसका रूट चेंज करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर जिसको आप डैमेज कर रहे हो उसका रूट चेंज करो। मतलब कि आप डैमेज की कंडीशन में नहीं जा सकते, क्लैश एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, सही है ना। तो मतलब क्लैश का इंडिकेट करना, क्लैश को हाईलाइट करना, ये पहली प्रायोरिटी होती है हमारी। और फिर सोल्यूशन इज द सेकंड वन। अच्छा भाई है प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या करें, सोल्यूशन फिर आप बैठते हैं, कंसल्टेंट बैठता है, वो आपको बताता है कि अच्छा इस केस में ऐसे करें, इस वाली प्रपोजल को चेंज करें या कि एग्जिस्टिंग वाले को चेंज करें। ये मतलब फिर वो आ जाता है, थोड़ा सा कमर्शियल पार्ट भी आ जाता है, और फिर ओपिनियन भी आ जाती है। आपके जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी ओपिनियन आ जाती है, आपके जो सीनियर्स होते हैं उनकी ओपिनियन आ जाती है, डिज़ाइनर अंदर इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम स्टाम है, सीवर है, उसके अंदर आपको पता है ग्रेविटी फ्लो रहता है। क्या ग्रेविटी फ्लो होता है, डोंट वरी, मैं आपको स्टाम और सीवर के ऊपर स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा। उसके अंदर भी मैं आपको कुछ ड्राइंग्स की जो है ना, उनका प्लान, उनका प्रोफाइल, उनके सेक्शन और ग्रेविटी फ्लो क्या होता है, पूरी इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में स्टाम सीवर के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अभी के लिए कि यूटिलिटीज़ का कॉरिडोर आपने डिस्कस कर लिया, क्लैशेस को आपने देख लिया, आरओडब्ल्यू को आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है, और हमारी जो री रूटिंग होती है ये भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। अभी आज की वीडियो में आपसे यही चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूटिलिटीज़ से रिलेटेड, यूटिलिटी कॉरिडोर से आपको इस जो मेरी कन्वर्सेशन है इसके अंदर आपको कोई भी अगर ऐसी कन्फ्यूजन हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट में लिखें, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।